बाद लापता लोगों को ढूंढने का काम जारी है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 729 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। शुक्रवार को शाम तक 257 फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। सीएम धामी ने नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। बिजली, पानी और संचार नेटवर्क बहाल किया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए धराली और हर्षिल में सामुदायिक रसोई की में भोजन की व्यवस्था की गई है। खबर को लेकर अपडेट लेंगे उत्तराखंड के देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। पंत जी, लगातार जो धामी सरकार है वो कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार ये भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है कि जो लेटेस्ट टेक्निक हो सकती है उन तकनीकों का सहारा लिया जाए। चाहे हम ड्रोन्स की बात करें या फिर सैटेलाइट इमेजेस की बात करें, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके। जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है उन्हें सुविधाएं दी जा सके। वहां पर जो हालात बिगड़े हैं उनको सामान्य जल्द से जल्द कैसे किया जाए, इसको लेकर और किस तरह की कोशिश धामी सरकार की तरफ से की जा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन से तात्पर्य है कि पहला क्षेत्र ऐसा है जहां पर सड़क मार्ग से पहुंचना आसान नहीं है। तकरीबन 37 से लेकर के 70 किलोमीटर का दायरा है जो पैदल पार करना पड़ेगा। उसके बाद धराली क्षेत्र में एंट्री मिलती है। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों की टुकड़ियां तैनात की गई है, तो वो 24 घंटे का सफर तय करने के बाद क्षेत्र में पहुंची, तब जाकर के उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्योंकि उत्तरकाशी मुख्यालय से लेकर के और भटवाड़ी वाले इलाके से लेकर के मुखवा से लेकर के अगल बगल से तो आप नजर डाल सकते हैं कि धराली वाला क्षेत्र में तहस नहस हो गया है, फ्लड आ गया है, लेकिन वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। गाड़ियां वहां पहुंच नहीं सकती थी, जेसीबी पहुंच नहीं सकती थी। इसके लिए सेना और बीआरओ की तरफ से बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और पिछले 24 घंटे से यानी दिन और रात इस पर काम हो रहा है। तकरीबन 75% अभी सफलता मिल पाई है। शायद संभवतः कल दोपहर के बाद तक पुल चालू हो जाएगा। छोटे वाहनों को निकालने के लिए ये पुल शुरू हो सकता है। उसके बाद तमाम इक्विपमेंट वहां पर जाएंगे। जब इतनी बड़ी गंभीरता इस मामले की नजर आई तो मुख्यमंत्री ने खुद कैंप किया। 4 दिन से मुख्यमंत्री क्षेत्र में मौजूद रहे और भारत सरकार और गृह मंत्रालय के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन किया, रक्षा मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन किया। उसका नतीजा ये रहा कि MI-17 और चिनूक जैसे बड़े हेलीकॉप्टर उत्तराखंड को मिले। चिनूक के जरिए 125 केवीए का जनरेटर सेट वहां पहुंचाया गया क्योंकि लोग नेटवर्क में नहीं थे, विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं थी, जिस कारण से लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि किसके रिश्तेदार कहां फंसे हुए हैं। क्योंकि ये चारधाम यात्रा का ट्रैफिक रूट भी रहा है, तो उस ट्रैफिक रूट के चलते कौन सा यात्री कहां फंसा हुआ है, स्थानीय लोग कहां फंसे हुए हैं, ब्रांच सड़कें कितनी ध्वस्त हो चुकी है। धराली वाला जो क्षेत्र है उसमें सैटेलाइट इमेज भले ही बाद में आई हो कि कितना बड़ा एरिया ये खत्म हो गया, कि उसमें होम स्टे थे, रेस्टोरेंट थे, धर्मशालाएं थे, होटल थे, कितने लोग काम कर रहे होंगे जिनको अभी भी ढूंढा जा रहा है। यानी एक नई तकनीक के जरिए उनको ढूंढा जा रहा है। डॉग स्क्वाड मौजूद है। तो कुल मिलाकर के सरकार की कोशिश है कि सबसे पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। उसके बाद जैसी सड़क मार्ग वहां पर बनेगा, उसके बाद बड़ी मशीनें वहां पर बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगी। आपने देखा होगा कि पूरा बड़ा इलाका है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बादल फटने की खबर या ग्लेशियर टूटने की खबर आई, बल्कि सेना का बेस कैंप से ऊपर हर्सिल में वहां पर भी बादल फटने की जो खबर आई, उसमें सेना के जवान भी लापता हुए। वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पौड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो इसलिए बड़ी आपदा उत्तराखंड में इस आपदा के दंश के
के रूप में सामने आई है, जिसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता समझ करके कैम करना मुनासिब समझा। और पहली मर्तबा अपने 20 साल के मैं रिपोर्टिंग के करियर में, प्रभात जी अगर बात करूं, तो पहली बार मैंने इतने नजदीकी से सरकार को, जो हम चर्चा करते हैं आप और हम जब भी, कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो उस चर्चा से पहले सरकार ने काम करके दिखाया। कैसे? सरकार ने सबसे पहले अपने नोडल अधिकारी नामित किए, 3 आईएसओ को जिम्मेदारी सौंपी कि कहीं पर भी बजट रिलीज करना है, 20 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया। उन तीनों अधिकारियों को गढ़वाल कमिश्नर के अंडर में काम दिया गया। इसके अलावा रसद आपूर्ति विभाग से 3 अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई कि रसद पहुंचाने के लिए, चाहे वो पैक्ड फूड पहुंचाना हो, दूध पहुंचाना हो या जरूरी सामान पहुंचाना हो, आवश्यक सेवाओं के लिए उनको नामित किया गया। इसके अलावा वित्त अधिकारियों को और राजस्व विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाकर के उनको मौके पर भेजा गया कि आप जाकर के सरकारी भवनों का और गैर सरकारी भवनों की क्षति का आकलन करेंगे और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चीफ सेक्रेटरी को देंगे, ताकि लोगों को राहत फौरी तौर पर भी मिले और राहत जो आंशिक और दूरगामी राहत होगी वो भी लोगों को दी जा सके। इसके अलावा पुलिस की पूरी टीम को वहां पर उतारा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यानी मुख्यमंत्री जब मौके पे थे तो तमाम टीमें अलग अलग तरीके से काम कर रही थी। और नतीजा यह है कि 4 दिन में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 1000 से ज्यादा लोगों को अभी तक हेलीकॉप्टर के जरिए मातली एयरपोर्ट से लेकर के और उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया है, एम्स में पहुंचाया गया है, अस्पतालों की व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बस अब इंतजार इस बात का है कि केवल सड़क मार्ग जैसे चालू हो जाएगा तो बड़ी मशीनें वहां पर पहुंच जाएंगी, जो जिनकी तलाश अभी तक जारी है उनको ढूंढने में आसानी होगी और आकलन करने में आसानी होगी। लेकिन 70% लोगों को निकाल दिया गया है। इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि जब आपदा आती है तो उस आपदा से बचने के लिए किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, सुनामी की सूचना के लिए सुनामी आने के बाद तकनीक विकसित की गई, इसे भी धामी सरकार एक सबक के तौर पर ले रही है ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे अगर कहीं पर संभावित तौर पर होने की आशंका हो तो मौसम विभाग या फिर हम कहें भूवैज्ञानिक, इन सभी की एक टीम बनाई जाए। इस दिशा में मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, इसको लेकर भी जानकारी सामने आई थी, उस बारे में भी जानना चाहेंगे ताकि यह पता चल सके कि ये सिर्फ हमेशा रेस्क्यू बाद का ही नहीं हो, उससे पहले इस तरह के हादसों से लोगों को बचाया जा सके। इसको लेकर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए क्या व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जाए, इसको लेकर भी धामी का जो ध्यान है वो काफी गंभीरता से दिया जा रहा है। ने जो सवाल पूछा है, मैं समझता हूं कि शायद सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र और बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ हमारे भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद, ये तमाम लोग इस सवाल का भी जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे कि वाकई में सरकार क्या 1991 का जो भूकंप उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ही आया था, 700 लोगों की उस समय मौत हो गई थी। उसके बाद 1999 में फिर भूकंप आता है, उसमें भी कई लोगों की मौत हो जाती है। 2004 में फिर आपदा आती है, 2009 में आपदा आती है, 2012 में आपदा आती है, 2013 में सबसे बड़ी आपदा केदारनाथ क्षेत्र में आती है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग फंस जाते हैं। उसके बाद जो सवाल आपने किया है कि क्या हमारे पास इस तकनीकी के क्षेत्र में, तकनीकी के दौर में ऐसे डॉपलर रडार मौजूद हैं, ऐसे इक्विपमेंट मौजूद हैं कि जो हमें ये बता सकें कि ये आपदा जो जिस तरीके से आ रही है, या बादल फटने की या ग्लेशियर टूटने की या इस तरीके का भूकंप आने की कोई खबर या कोई सूचना, कोई अलर्ट के रूप में तैयार हो सके, तो इस पर जरूर काम हो रहा है। 2013 के बाद से काम हो रहा है। आईआईटी रुड़की भी इस पर काम कर रहा है और आईआईटी रुड़की ने भूकंप के लिए एक यूं कह सकते हैं कि एक इक्विपमेंट तैयार किया था जो अलर्ट सिस्टम को डेवलप करेगा। अगर भूकंप कहीं पर आना है और उसकी रेंज में अगर होने के साथ साथ वो अलर्ट अलार्म बजाएगा और उसके बाद लोग अपने घरों से, या क्योंकि आजकल फ्लैट का जमाना है, बड़े बड़े मॉल्स और बिल्डिंग्स बन रही है, तो लोगों को उतना समय मिल जाएगा कि 10वें माले में बैठा हुआ व्यक्ति भी ग्राउंड पर आकर के अपने को सुरक्षित कर सके। लेकिन ये केवल भूकंप के लिए है, ये शुरुआत हुई है और इस पर आईआईटी रुड़की काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद इसमें भूवैज्ञानिकों ने, बाकायदा वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक मांग की थी कि हमें इस तरफ खोज करनी चाहिए कि क्या जोन नंबर 4 और 5 में उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ पक्के पहाड़ नहीं है जो मध्य प्रदेश में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ या रायपुर क्षेत्र में मिलेंगे। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की बेल्ट कच्चे पहाड़ में आती है। और कच्चे पहाड़ का मतलब है जब विकास के काम होते हैं तो विकास के काम में अगर हम कहीं पर ब्लास्ट करते हैं या कोई विकास के कामों के लिए हम बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो पहाड़ों में दरारें पड़ जाती है। दरार पड़ने से क्या होगा, जब बारिश का पानी उसमें रिसेगा या कहीं पर अतिवृष्टि होने के कारण अगर पानी उसमें रिसाव करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा का पूरा पहाड़ दरक सकता है और ये उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इसमें भी तकनीक का इस्तेमाल ऑल वेदर रोड में ये किया गया कि आप आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ब्लास्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल करोगे, ड्रिल
का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में ड्रिल करना भी अपने आप में चुनौती है और आगे आने वाली मुसीबत है। यानी आपने जो सवाल किया है इसी का जवाब साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं, सरकार भी इस पर काम करना चाहती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या भारी बारिश से या ग्लेशियर टूटने से या भूस्खलन होने से लोग अपने आप को कैसे बचाएं या लोगों तक ये जानकारी पहले कैसे पहुंची, इसको लेकर अलर्ट सिस्टम, अलार्म सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ शायद इस पर जरूर काम हो रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंजी हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो 75% काम जिस तेजी से हुआ है, उम्मीद है कि 1-2 दिन में सभी को रेस्क्यू वहां पर कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो राहत दिलवाने का संकल्प है धामी सरकार का, वो संकल्प वो पूरा कर पाएगी।